हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी ये इतिहास की दूसरी क्लास है जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो आप लोग, आशा करता हूं कि कल की वीडियो देखे होंगे। वीडियो कैसी लगी थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए नहीं, लेकिन आज के बाद सभी वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्लास आज शुरू करने से पहले आप लोग धमाकेदार तरीके से क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज की ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि आपसे क्या बताया जाए। इससे विभिन्न सारे एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा। लेकिन हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि क्लास आपको बार बार देखना ना पड़े और पूरी क्लास ध्यान से पढ़िएगा। और अंत में ये बताइए कि आज हमने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास है, तो सभी लोग अपनी अपनी नोट्स निकालिएगा और मेरे साथ लिखते चलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ कि जिसके बाद आपको यूट्यूब पर कहीं भटकना ना पड़े और बिल्कुल एक कंसाइज वे में आपको डेली क्लास इतिहास की मिलती रहेगी। और अगर आपको इतिहास विषय या जीएस के किसी विषय से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जहां पर आप लोग अपनी शिकायत पूछ सकते हैं। कोई भी विषय हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो तो वहां पर आप क्वेश्चन डालिए। और फेसबुक पेज भी है, उसे लाइक कीजिए, और गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची फेसबुक ग्रुप है, उसे ज्वाइन करिए। आप कहीं भी, आपके लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित तो आप लोग अवश्य पूछिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपनी नोट्स बुक तैयार रखिए। तो शुरू करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के अनेक और विविध स्रोत हैं। आप लोग अपनी नोट्स में लिखिएगा। सबसे पहला, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत अनेक और विभिन्न प्रकार के हैं। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा। हमारे इतिहास में, इसके आगे आप लोग लिखिएगा, हमारे इतिहास में स्रोत, यानी इसके आगे आप लोग लिखिएगा, हमारे इतिहास के स्रोत, हमारे इतिहास के स्रोत नदी के तट, इतिहास के स्रोत नदी के तट, हमारे इतिहास के स्रोत नदी के तट पर एक निर्जन तट पर एक निर्जन टीले एक निर्जन टीले को खोद कर निकाले गए, एक निर्जन टीले को खोद कर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य के द्वारा पत्थर को काट कर
पत्थर को काटकर गड़ासे से लेकर गड़ासे, पत्थर को काटकर गड़ासे से लेकर गड़ासे से लेकर भव्य भव्य इमारत, भव्य इमारतों, भव्य इमारतों और राजकीय और राजकवि बाण। अब आप लोग बताइएगा कि अगर यहाँ राजकवि बाण का नाम आया है तो आप लोग राजकवि बाण की पुस्तक का नाम बताइएगा। राजकवि बाण की पुस्तक, राजकवि बाण की हर्षचरित्र, इनकी पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित्र। राजकवि बाण की हर्षचरित्र तक के सभी प्रकार, तक के सभी प्रकार, तक के सभी प्रकार, तक के सभी प्रकार की चीज़ें शामिल हैं, शामिल हैं। यानी इतिहास में, हमारे इतिहास के स्रोत नदी के तट पर एक निर्जन, निर्जन माने यानी जहाँ कोई उपस्थित नहीं है, निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए। यानी ये कब निकला? प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य के द्वारा, यानी जो प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य था उसके द्वारा पत्थर को काटकर गड़ासे, पत्थर को काटकर गड़ासे बनाए जाने लगे। उसके बाद से लेकर भव्य इमारतों और राजकवि बाण का हर्षचरित्र। राजकवि बाण ने कौन सी पुस्तक लिखी? अगर आपसे पूछा जाएगा, ये आपको ऑप्शन वाइज पूछा जाता है कि निम्न में से राजकवि बाण की पुस्तक कौन सी है, तो आपको बताना है हर्षचरित्र। और इनकी एक और पुस्तक है जो आगे आपको हम बताएंगे, जिसका नाम है कादम्बरी। यानी बाण भट्ट की दो पुस्तक हैं फेमस, हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ये सभी चीज़ें जो है वो इतिहास के स्रोत में शामिल हैं। उसके बाद हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, आगे आप लोग हेडिंग डालिएगा कि जो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। आप लोग लिखिएगा कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो इतिहास जानने के स्रोत हैं, इन्हें दो भागों में मोटे तौर पर बांटा जाता है। पहला साहित्यिक, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। और इनको और आगे भी कई श्रेणियों में बांटा गया है, और इन दोनों को भी और इन दोनों को यानी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ये तो मोटे तौर पर हुए, लेकिन इनके आगे भी इन्हें छोटी छोटी शाखाओं में, छोटे यानी यहाँ लिखिए छोटी छोटी श्रेणियों में, छोटी छोटी श्रेणियों में बांटा गया है, बांटा गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, तो दो, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इन्हें और भी बांटा गया है, तो हाँ, आप लोग बताएंगे कि इन्हें और भी कई भागों में बांटा गया है। उसके बाद आप लोग आज एक चार्ट बनाइएगा, जो इस चार्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यही मेन चार्ट है आपके, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत का। तो आप लोग अपनी जो नोटबुक है उसे घुमा लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चार्ट बनेगा तो ये सही से आ जाए। इसके लिए तो आप लोग हमारे साथ साथ बेहतरीन तरीके से बनाते चलिएगा और अपनी एक इतिहास की नोट, बहुत बढ़िया नोट्स तैयार कीजिएगा।
तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, आप लोग इसे शेयर और लाइक करते रहें और धमाकेदार तरीके से। तो चलते हैं आगे। आप लोग एक जो ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए कि इतिहास जानने के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया मोटे तौर पर। पहला आप लोग लिखिएगा पुरातात्विक, एक तरफ लिखिएगा पुरातात्विक स्रोत और दूसरे तरफ लिखिएगा साहित्यिक। एक तरफ लिखिएगा पुरातात्विक स्रोत और दूसरे तरफ लिखिएगा साहित्यिक स्रोत। अब आप लोग पुरातात्विक स्रोत को और यानी क्लासिफिकेशन करिएगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोग इसमें हम आपको अभिलेख पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या अभिलेख, उसके बाद सिक्के, अभिलेख, सिक्के, उसके बाद स्मारक एवं भवन, स्मारक एवं भवन, अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियाँ, उसके बाद मूर्तियाँ, चित्रकला और मुहरे, चित्रकला और मुहरे। जी हाँ दोस्तों, तो पुरातात्विक स्रोत में हम आपको अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवनें, मूर्तियाँ, चित्रकला और मुहरे ये कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, इन्हें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप साहित्यिक स्रोत को मोटे तौर पर और 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक भारतीय साहित्य और एक विदेशी साहित्य। तो आप लोग इसे और भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या? पहला हुआ भारतीय साहित्य, यानी वो जो साहित्य भारत में लिखे गए उन्हें भारतीय साहित्य कहते हैं। और दूसरी तरफ आप लोग लिखिएगा विदेशी साहित्य, यानी जो साहित्यिक स्रोत हैं इन्हें हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। अब विदेशी साहित्य, इसमें आप विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है उसे भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिएगा जो भारतीय साहित्य है इसे आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो भारतीय साहित्य इसे और भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप लोग आशा करते हैं कि यहाँ तक लिख लिया होगा। इसे हम मिटा देते हैं, इसके आगे आप लोग उधर देखिएगा। जो भारतीय साहित्य है इसे हम और भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी इधर आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आपको कई भागों में इसे तोड़ सकते हैं। यानी पहला हुआ क्या? धार्मिक साहित्य, पहला हुआ धार्मिक साहित्य, यानी वो साहित्य जो किसी धर्म से संबंधित है उन्हें धार्मिक साहित्य कहते हैं। उसके बाद पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट धर्म निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। उसके बाद इसमें हम शामिल कर सकते हैं संगम साहित्य को, संगम साहित्य, यानी जो साहित्य किसी धर्म से संबंधित उसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। जो साहित्य किसी धर्म से संबंधित नहीं है उसे, जैसे आप लोग मान लीजिएगा कि यानी जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वो एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य। उसके बाद संगम साहित्य, ये जो साहित्य ये दक्षिण भारत का इतिहास बताता है उन्हें संगम साहित्य कहते हैं। उसके बाद जो विदेशी साहित्य इन्हें और भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी विदेशी यात्रियों के विवरण इसमें आप शामिल कर सकते हैं। क्या? विदेशी यात्रियों के विवरण
इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अब जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं उसको आप पहले वही छोड़िएगा, इसके बाद इसमें आप लोग लिखिएगा विदेशी यात्रियों के विवरण को, और हम 3 भागों में से और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहले लेखक कौन हुए, यानी कौन लेखक कहाँ से आया, उसके आधार पर पहले आप लेखक लिखिएगा यूनानी एवं रोम के लेखक, यूनानी एवं रोम के लेखक, यूनानी एवं रोम के लेखक। दूसरे आप लोग लिखिएगा चीनी लेखक, यानी जो लेखक चीन से आए, चीनी लेखक। उसके बाद आप लोग लिखिएगा अरबी लेखक, अरबी लेखक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे यूनानी एवं रोम के लेखक, यानी जो लेखक यूनान और रोम से आए उनके बारे में। चीनी लेखकों के बारे में बताए, जैसे हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग, इन सभी के बारे में चीनी लेखक में आप पढ़ेंगे। उसके बाद अरबी लेखक। तो इसकी आगे चलते हैं हम, ये वाला जो पार्ट है, पहले जो भारतीय साहित्य है इसे देखते हैं, यानी भारतीय साहित्य देखते हैं। थोड़ा स्पेस कम होने के चलतन आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। अब देखो, जो भारतीय साहित्य है इसमें हम पहला पार्ट उठाते हैं, यानी किसको, धार्मिक साहित्य। तो हम आपको पहले धार्मिक साहित्य के बारे में बताएंगे। तो आप लोग आशा करते हैं कि इसे लिख लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। तो पहले चलते हैं धार्मिक साहित्य पर। जो भारतीय साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य है, इस पर चलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्पेस बड़ा लिखने के चक्कर में जल्दी फुल हो जाता है, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम धार्मिक साहित्य। जो भारतीय साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में आपको क्या पढ़ना है। अब धार्मिक साहित्य को हम 3 भागों में मोटे तौर पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी धार्मिक साहित्य का मोटे तौर पर हम 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला पार्ट आपको इसमें ब्राह्मण साहित्य मिलेगा, पहला पार्ट आपको मिलेगा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, उसे आप लोग ध्यान से लिखिएगा। ब्राह्मण साहित्य को और कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट है वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, यानी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, आरण्यक, उपनिषद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपनिषद, वेदांग, उपवेद। उसके बाद आपको पढ़ना है षड दर्शन, महाकाव्य पुराण, षड दर्शन, महाकाव्य पुराण, महाकाव्य पुराण, स्मृतियाँ। इसमें आपको इतना पढ़ना है। तो चलते हैं पहले वेद की ओर। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग,
उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। इसको आपको पढ़ना है किसमें, जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। धार्मिक साहित्य को पहले 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहला ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और फिर जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले वेद पढ़ना है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है, फिर आरण्यक पढ़ना है, फिर उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य और उसके बाद में आपको पढ़ना है पुराण और स्मृति। तो चलते हैं पहले वेद की ओर। अब आप लोगों को बताना है वेद कितने हैं। तो वेद जो है वो 4 वेद हैं। पहला वेद ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। इतनी चीज़ें आपको वेद में पढ़ना है। वेद 4 हैं, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और कौन सा वेद आपसे पूछा जाए कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इससे यजुर्वेद को गतिशील आकाश भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, यजुर्वेद को गतिशील आकाश भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद आपको जितना भी जादू टोना टोटका मिलेगा वो अथर्ववेद में मिलेगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि इसे लिख लिया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ में। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, आपका बहुत आगे चल के हेल्प मिलेगा। आप लोग देखिएगा कि ब्राह्मण साहित्य में हमको क्या पढ़ना है। ब्राह्मण साहित्य में हमको पढ़ना है ब्राह्मण साहित्य में हमें पढ़ना ऐतरेय कौशिकी, ऐतरेय कौशिकी, उसके बाद गोपथ कौशिकी, ऐतरेय कौशिकी, ऐसे ये लिखा जाएगा शायद जहाँ तक, ऐतरेय कौशिकी। उसके बाद आपको पढ़ना है गोपथ आदि, यानी गोपथ। इसमें आपको मोटे तौर पर इतना पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं आरण्यक। आरण्यक वे होते हैं जिनकी रचना जंगल में की गई है। आरण्यक क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो आरण्यक वे होते हैं जिनकी रचना जंगल में की गई। तो आपको लिखना है आरण्यक में, आपको आरण्यक में लिखना है तैतरीय, आरण्यक में आपको लिखना है तैतरीय, मैत्रायणी। उसके बाद आपको लिखना ऐतरेय आदि, क्या लिखना है आपको आरण्यक में, तैतरीय, मैत्रायणी और ऐतरेय जो है ये आरण्यक हैं। उसके बाद आप लोग आगे लिखिएगा उपनिषद में। उपनिषद क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, उप माने होता है पास और निषद माने होता है अध्ययन करना, यानी गुरु के पास बैठकर अध्ययन करना, ये उपनिषद कहलाता है। तो आप लोग लिखिएगा उपनिषद में, जैसे आपसे पूछा जाए कि सामवेद यानी सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग आंसर देते हैं मुंडक उपनिषद। तो इसमें लिखिएगा छांदोग्य, उसके आगे लिखिएगा कंठ, छांदोग्य, कंठ, वृद्धारण्यक उपनिषद, ये सभी उपनिषद हैं। उसके आगे यानी छांदोग्य, कंठ, वृद्धारण्यक, ये सभी वृद्धारण्यक, ये सभी उपनिषद है। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे
हम आपको बताएंगे कि वेदांग क्या होते हैं, वेदांग कितने होते हैं। उसके आगे आप लोग जैसा हम बना रहे हैं वैसा ही बनाते चलिए। उसके आगे वेदांग अगर आपसे पूछा जाए टोटल के कितने होते, 6। कौन कौन, इसमें आपको लिखना है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, उसके आगे व्याकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांग कितने होते, 6। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, ये सभी वेदांग। उसके बाद अब चलते हैं आगे उपवेद, यानी सभी वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। तो उपवेद में आप लोग लिखिएगा, उपवेद में आपको लिखना है 4 उपवेद। पहला आयुर्वेद, आयुर्वेद। उसके बाद आप लोग लिखिएगा धनुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, उसके बाद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद। और आगे लिखिएगा शिल्पवेद, शिल्पवेद। यानी उपवेद में आपको 4 उपवेद लिखना है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ये सभी हम आपको पढ़ाएंगे जब सीरियल वाइज चलेगा, यानी पहला पार्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे वेद तो उसी में इस सभी को पढ़ा देंगे। आगे चलिएगा। उसके बाद हमको लिखना है षड्दर्शन। आगे षड्दर्शन यानी आपको 6 दर्शनों के बारे में पढ़ना है कि ये 6 दर्शन कौन कौन हैं। तो आप लोग लिखिएगा षड्दर्शन में पहला सांख्य योग, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, न्याय वैशेषिक, सांख्य न्याय। उसके आगे लिखिएगा वैशेषिक, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। नेक्स्ट लिखिएगा उत्तर मीमांसा। षड्दर्शन में आपको इतने पढ़ने, कितने हुए, यहाँ 6 हो गए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन। आपको षड्दर्शन में ये पढ़ना है। अब आपको बताना है उसके आगे आपको पढ़ना है क्या महाकाव्य, यानी भारत में 2, यानी क्या भारत में क्या, यानी कुल आपसे अगर पूछा जाए कि कितने महाकाव्य हैं तो आप लोग क्या बताएंगे। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताना हम, यानी इसका आंसर होगा 2 महाकाव्य। कौन, महाभारत, महाभारत एवं रामायण। महाभारत एवं रामायण ये 2 महाकाव्य। उसके बाद आपको पढ़ना है पुराण। मेन आपको पुराण भी पढ़ना है। इसमें आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा और बाद में देखिएगा कि आपको कितना समझ में, अब बहुत बेहतरीन आपकी नोट्स बनेगी। उसके बाद आप लोग पुराण में लिखिएगा वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण आदि। गरुड़ पुराण
आदि। जी हाँ दोस्तों, टाइम को बर्बाद ना करते हुए आप लोग सही से पढ़ते चलिए। और इसके बाद आपको हम दावा करते हैं कि यूट्यूब पर किसी भी क्लास को आपको देखनी नहीं पड़ेगी। इससे संबंधित सभी लोग खाली चिल्लाते रहते हैं लेकिन सही से पढ़ाते नहीं, आपको टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो इसके लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसे आप लोग ध्यान से देखते चलिए और इस नोट्स अपनी बनाते चलिए। तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे अब आपको स्मृति पढ़ना है। स्मृति, स्मृति में आप लोग लिखिएगा मनुस्मृति। स्मृति में मनुस्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति आपको पढ़ना है। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि इसमें पढ़नी है। आधा लाभ भी होता है इसमें। याज्ञवल्क्य आदि इतनी स्मृतियाँ आपको मेन पढ़नी है। स्मृति में आपको क्या हम पढ़ाएंगे? मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति आपको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद ये पूरा पोर्शन हो चुका। उसके बाद अब आप लोग जो धार्मिक साहित्य हो गए, इसके बाद आप लोग डालिएगा बौद्ध साहित्य। आपको बौद्ध साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, तो आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। उसके आगे चलते हैं। सभी लोग हेडिंग डालिएगा बौद्ध साहित्य। आपको बौद्धों में क्या क्या पढ़ना है, बौद्ध साहित्य कितने होते हैं, आपको क्या पढ़ना है, आप लोग हेडिंग डालिएगा बौद्ध साहित्य। आपको बौद्ध साहित्य में क्या पढ़ना है, आपको बौद्ध साहित्य में पढ़ना है, आपको बौद्ध साहित्य में पढ़ना है सूक्त पिटक, सूक्त पिटक। आपको बौद्ध साहित्य में पढ़ना है सूत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। उसके बाद आपको पढ़ना है मिलिंद पनहो, मिलिंद पनहो, यानी आपको पढ़ना है सूक्त पिटक, विनय पिटक, मिलिंद पनहो, बुद्ध चरित्र, दिव्यावधान, बुद्ध चरित्र। और आपको इसमें पढ़ना है दिव्यावधान, दिव्यावधान। आपको इसमें इतने चीज़ मोटे मोटे तौर पर पढ़ना है। क्या बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे बुद्ध यानी सूक्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, मिलिंद पनहो। इसमें मिलिंद और यम यानी मिलिंद और नागसेन के प्रश्न शामिल है, इसीलिए इसे मिलिंद कहा जाता है। उसके बाद बौद्ध चरित्र के आपसे अगर पूछा जाए लेखक कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो आप लोग आंसर देंगे बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। तो उसके आगे आपको दिव्यावधान पढ़ाना है। ये जो दिव्यावधान है ये श्रीलंका का ग्रंथ है। उसके आगे चलते हैं। आपको जैन साहित्य में क्या पढ़ना है, यह भी हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत चल रहे हैं। बौद्ध साहित्य के आगे आप लोग डालिएगा जैन साहित्य। आप लोग को जैन साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, क्या जैन साहित्य, जैन साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, तो जैन साहित्य में आपको पढ़ना है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। आपको जैन साहित्य में पढ़ना है परिशिष्ट पर्वन। उसके बाद भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र यानी भद्रबाहु चरित्र। उसके बाद आपको पढ़ना है भगवती सूक्त, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। उसकी आगे आपको इसमें क्या पढ़ाएंगे, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र।
अगर आपसे कल्पसूत्र के लेखक पूछे जाएं तो जो कल्पसूत्र के लेखक हैं वो है भद्रबाहु। इसके आगे आप लोग डालिएगा। अब आपको पढ़ना है क्या? धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब आपको पढ़ना है कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य ऐसा साहित्य जिसका किसी धर्म से कोई नाता और रिश्ता नहीं है, उसे पढ़ना है। इससे पहले आप लोग क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ऐसे ही क्लास देखने के लिए। लेकिन मेरा आपसे 100 रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए कि आपको बार बार क्लास देखना ना पड़े। आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको क्लास में कोई परेशानी होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है क्योंकि ये मेरा अभी ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ है ऑनलाइन क्लासों में, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोग मेरा सहयोग करें और क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहें। तो चलते हैं दोस्तों, आपको आगे पढ़ाते हैं कि अब आपको पढ़ना है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य आपको पढ़ना है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य जिसका कोई धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, उसे आपको पढ़ना है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या? अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी, भद्रबाहु, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की आपको इसमें पढ़ना है पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख आपको पढ़ना है विशाख दत्त विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है कालिदास का जितनी भी कालिदास की रचनाएं हैं उन सभी को आपको पढ़ना है। इसमें हम लिख दें कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके आगे आपको पढ़ना है रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम। ये सभी पुस्तकें आपको कालिदास से संबंधित पढ़ना है। उसके आगे आप यानी कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम आदि यानी कालिदास की और भी पुस्तकें आपको हम इसमें पढ़ाएंगे। उसके बाद और आपको क्या पढ़ना है? बाण भट्ट की हर्षचरित्र, बाण भट्ट की हर्षचरित्र, कादंबरी, बाण भट्ट की हर्षचरित्र और कादंबरी आपको इसमें पढ़ना है, कादंबरी। तो दोस्तों इसमें यहीं तक यानी इतना पढ़ेंगे। उसके बाद अब ये तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे? कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। उसके बाद हम आपको और क्या पढ़ाएंगे? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सही से लिखा जाएगा यार, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, बाण भट्ट की हर्षचरित्र और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम।
और जो कालिदास से संबंधित पुस्तकें हैं जैसे रघुवंशम, ये सभी पुस्तकें यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। कालिदास की रघुवंशम, मेघदूत रघुवंश, उसके बाद मेघदूत, ये सभी पुस्तकें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं संगम साहित्य, यानी पहला हुआ धार्मिक साहित्य, फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और अब आगे आपको पढ़ना है संगम साहित्य, जो दक्षिण भारत का इतिहास बताता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा संगम साहित्य। संगम साहित्य, संगम साहित्य में लिखिएगा संगम साहित्य में लिखिएगा तिरुकुलर, उसकी आगे लिखिएगा शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, उसके आगे मणिमेखलय, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि आदि, जीवक चिंतामणि आदि, मणि ऐसे लिखा जाएगा, जीवक चिंतामणि आदि। उसके आगे अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ये तो हो गया यानी जो भारतीय साहित्य की, यानी जो पुरातात्विक यानी धार्मिक साहित्य में जो भारतीय साहित्य थे वो तो पूरा हो गया। अब चलते हैं विदेशी साहित्य की ओर। अब आप लोग विदेशी साहित्य में लिखिएगा। पहले हम विदेशी साहित्य में जो डिवाइडेशन करवाए थे उसमें आपको हम पहले लिखाए थे यूनानी एवं रोम लेखक, यूनान एवं रोम के लेखक। तो अब यूनान और रोम के लेखक में आप लोग लिखिएगा जैसे हुए मेगास्थनीज, डाइमेकस, जैसे हुए मेगास्थनीज, डाइमेकस, टालमी, मेगास्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, हेरोडोटस, जिन्हें आप लोग इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोटस, निरियाकस, हेरोडोटस, निरियाकस कौन था? जो सिकंदर का जल सेनापति था उसे निरियाकस कहते हैं, निरियाकस। उसके बाद लिखिएगा अरिस्टोबुलस, तो रोमन और यूनानी लेखक में आपको इतने पढ़ने हैं। उसके बाद आप आगे लिखिएगा चीनी लेखक, इधर आप लिखिएगा चीनी लेखक। चीनी लेखक में आपको किन किन को पढ़ना है, जैसे हुए फाहियान, इसमें आपको पढ़ना है फाहियान, इसके बाद इत सिंह, फाहियान, इत सिंह, हुएनसांग, फाहियान, इत सिंह, हुएनसांग। फाहियान, इत सिंह, हुएनसांग आदि।
उसकी आगे अब आप लोग लिखिएगा अरबी लेखक। अरबी लेखक में आपको किन किन को पढ़ना है? ह्वेनसांग आदि। आपको चीनी लेखक में किन को याद करना है? फाहियान इत्सिंग, ह्वेनसांग आदि। ये आपको चीनी लेखक में पढ़ना है, उसकी आगे आप लोग अब डालिएगा। लेखक हो गए यूनानी और रोम के लेखक हो गए। आपको यहाँ पढ़ना है मेगास्थनी, डाइमेकस, टालमी, हेरोडोटस, निरियाकस और एरिस्टोबुलस। और आपको चीनी लेखक में पढ़ना है फाहियान इत्सिंग, ह्वेनसांग आदि। उसके आगे अब आपको पढ़ना है अरबी लेखक। अरबी लेखक, जो लेखक अरब से आए थे अब आपको उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन थे? पहला था अल सुलेमान, अल सुलेमान। दूसरा था अल मसूदी, अल मसूदी, अल सुलेमान, अल मसूदी। इब्न बतूता, इब्न बतूता, अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना क्लास कैसी लगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी सगे संबंधियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और हमारी मदद करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम आपको आज जितना बोर्ड पे लिखे हैं उसका सभी का PDF वहां प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना ना भूलें कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।